अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द कॉग्निजेंट। नाजरीन, पिछले हफ्ते मेरे हाथ एक बहुत बेहतरीन किताब लगी है। जोशी जोसेफ की ये किताब है द साइलेंट कूप, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डीप स्टेट। तो आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में। डीप स्टेट। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि डीप स्टेट होता क्या है। डीप स्टेट एक किस्म की हुक्मरानी है, ए टाइप ऑफ गवर्नेंस, जो कि बेहद ही खुफिया होती है, पोटेंशियली सीक्रेट। मुल्क के कुछ पावरफुल लोग मुल्क को पर्दे के पीछे से एक बहुत ही खुफिया तौर से चलाते हैं, इन ए वेरी सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल वे। ना ही वो इंसानियत का ख्याल करते हैं, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, क़ानून, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं अपने सियासी मकसद के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। आमतौर पे डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट सुनते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई मुल्कों की मिलिट्री का तस्वुर हमारे जहन में आता है। इन मुल्कों की सरकार सिर्फ एक कठपुतली होती है और पीछे से यानी कि बैकग्राउंड में इनके मिलिट्री के अफसरान इनकी हुकूमत, इनकी पॉलिसीज़ को चलाते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई डीप स्टेट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आमतौर पे इंडिया में पब्लिक डिस्कोर्स में यानी कि अवामी गुफ्तगू में इंडिया में डीप स्टेट का तस्वुर कभी था ही नहीं, लेकिन जोशी जोसेफ की ये किताब इंडिया के डीप स्टेट की एक तारीख बयान करती है। इस किताब में जोशी जोसेफ अपने बेबाक अंदाज में ये बताते हैं कि किस तरह से इंडिया के सियासतदान यानी कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपना पॉलिटिकल एजेंडा और अपना पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए किस तरह से अवाम में डर और खौफ पैदा करते हैं, और इसी डर और खौफ को क़ायम रखने के लिए हमारे सियासतदान, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से हमारी पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, एसआईटी, सीबीआई, सीआईडी, जुडिशल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उनको किस तरह से अपनी इशारों पे नचाते हैं, ये बखूबी और बेबाक अंदाज में जोसेफ जोशी ने इस किताब में लिखा है। और ये सारे सिक्योरिटी एजेंसीज क़ानून के ख़िलाफ़ जाकर अनप्रोफेशनल तरीक़ों से बेगुनाहों को जेल में डालते हैं, सबूतों को तोड़ मरोड़ते हैं यानी कि टैम्परिंग और फैब्रिकेटिंग दी एविडेंसेस, और इस तरह से अवाम में अपना डर और खौफ क़ायम रखते हैं और मुल्क को बहुत ही खुफिया अंदाज में चलाते हैं। यही है डीप स्टेट, यही है डीप स्टेट इन इंडिया। इस किताब में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 26/11 के अटैक से लेकर कश्मीर में बगावत, नॉर्थ ईस्ट में उथल पुथल और साउथ में एलटीटी और श्रीलंका का मुद्दा बहुत ही बेबाक अंदाज में लिखा गया है। और गुजरात मॉडल में फर्जी एनकाउंटर्स और उस वक्त के सीएम रह चुके मोदी जी पर, उन पर कत्ल की कई फर्जी साजिशें, अमित शाह जी पर सोहराबुद्दीन और उनकी अहलिया का फेक एनकाउंटर का इल्ज़ाम, और इसी केस में एक चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति का मर्डर का वाक़या भी बेबाक अंदाज में लिखा गया है, जो कि तारीफ़ काबिल है। गुजरात में फेक इनकाउंटर्स को लेकर डीजी वंजारा आईपीएस ऑफिसर के रिजिग्नेशन लेटर ने काफ़ी बड़े खुलासे किए। इस लेटर का जिक्र जोसेफ अपनी किताब में करते हैं। अमित शाह के फेक एनकाउंटर केस में जज रहे जस्टिस लोया की अजीब व गरीब मौत की दास्तान भी इस किताब में लिखी गई है। स्वामी असीमानंद, जो कि मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के केस में पकड़े गए थे, उनके कन्फेशन का वाक़या भी इस किताब में लिखा गया है। मालेगांव के ब्लास्ट के बारे में भी इस किताब में बखूबी अंदाज में लिखा गया है, और किस तरह से एक नौजवान मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर मोदी जी के फर्जी एनकाउंटर की साजिश का हिस्सा बनता है, ये भी आप किताब में पढ़ सकते हैं। किताब का पहला हिस्सा मुंबई के एक गरीब बेगुनाह स्कूल टीचर वहीद के मुश्किलात के गिर्द घूमता है। मुल्क में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता
या फिर कोई भी खतरा नजर आता तो पुलिस वहीद को दूसरे मुस्लिम्स के साथ कस्टडी में बंद करती, उसे मारती, उसे टॉर्चर करती। भला क्यों? जोसेफ अपनी किताब में इसके कई वजूहात, रीजंस पेश करते हैं। पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसीज को एक किस्म का प्रेशर होता है कि ऐसे केसेस को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए, और मीडिया का प्रेशर भी काफ़ी होता है। और जोसेफ ये भी बताते हैं कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ एक बहुत गहरी नफ़रत पाली गई है, और ये भी एक सच्चाई है कि जांच और खुफिया एजेंसीज में मुस्लिम अफसरान की तादाद बिल्कुल नहीं के बराबर है। बार बार पुलिस के टॉर्चर के बाद वहीद को नार्को टेस्ट के लिए भेजा गया। वहीद काफ़ी खुश थे, उन्हें लगता था कि ये नार्को टेस्ट उनकी बेगुनाही को साबित कर देगा। पर मशहूर नार्को टेस्ट एनालिस्ट डॉक्टर मालिनी, जो कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी बेंगलुरु में असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदे पे काम कर रही थी, वो तो किसी और के इशारों पे अपने काम को अंजाम दे रही थी। बेचारे वहीद को पता ही नहीं था कि उनके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। वहीद के जवाबात डॉक्टर मालिनी के लिखे हुए स्क्रिप्ट से मेल नहीं खाते थे। डॉक्टर मालिनी वहीद से पूछती है बम ब्लास्ट के बारे में, तुम्हारे साथ कितने लोग आकर रुके थे? वहीद कहते हैं कि कोई नहीं। फिर वो वहीद से कहती है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे साथ 4 लोग रुके थे, पर इस पे वहीद चुप्पी साधते हैं। फिर डॉक्टर मालिनी वहीद से पूछती है कि 3 के बाद क्या आता है, तो वहीद जवाब देते हैं कि 4। एटीएस के एक सीनियर अफसर डॉक्टर मालिनी को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और इस तरह से डॉक्टर मालिनी फर्जी नार्को टेस्ट करती और कई बेगुनाहों को जेल भेजती। बाद में डॉक्टर मालिनी को इस पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो फेक सर्टिफिकेट, जाली दस्तावेज लगाकर इस पोस्ट को हासिल की थी। पर जब तक वो इस पोस्ट से बर्खास्त होती, उन्होंने 1000 नार्को टेस्ट और 3000 लाई डिटेक्टर टेस्ट को अंजाम दिया था। इस किताब में एक चैप्टर है गुजरात मॉडल, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग। इसका मकसद ये दिखाना था कि उस वक्त के रहे सीएम नरेंद्र मोदी जी पर लगातार कत्ल की साजिश हो रही है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये दिखाया जा रहा था और फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे थे। डीजी वंजारा, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उनके रिजिग्नेशन लेटर ने काफ़ी बड़े खुलासे किए इन फेक एनकाउंटर्स को लेकर। शराबुद्दीन को आतंकवादी बताया गया, उनको एलएटी लश्कर का बताया गया, और ये भी बताया गया कि वो नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त के सीएम थे, उनकी कत्ल की साजिश कर रहे थे। पर वंजारा ने यह कबूल किया कि शराबुद्दीन कोई आतंकवादी नहीं थे। आईपीएस ऑफिसर वंजारा ने यह भी बताया कि शराबुद्दीन फेक एनकाउंटर से पहले गुजरात पुलिस ने आधा दर्जन फेक एनकाउंटर्स ऑलरेडी अंजाम दे दिए थे, जिसका मकसद यही था कि ये सारे आतंकवादी थे और सीएम मोदी की कत्ल की साजिश कर रहे थे। पर सच्चाई कुछ और थी। गुजरात पुलिस उन दिनों सिर्फ मोदी जी को खुश करने में लगी थी। वंजारा के इस लेटर के बाद मोदी जी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं। फिर क्या था, शराबुद्दीन केस में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। शराबुद्दीन के केस में इंक्वायरी शुरू हुई। तुलसीराम प्रजापति इस केस के एक वाहिद चश्मदीद गवाह थे, उनकी मौत होती है, वो मारे जाते हैं। सीबीआई ने सबूत के तौर पे अमित शाह जी के कॉल रिकॉर्ड्स पेश किए और ये भी बताया कि अमित शाह जी इस केस में इन्वॉल्व थे। शराबुद्दीन, कौसरबी और प्रजापति के मर्डर केस पे जज जेटी उत्पात को अपॉइंट किया गया। सुनवाई 2013 में शुरू हुई। अमित शाह जी ने कोर्ट में हाजिरी नहीं दी और 6 जून 2014 में मोदी जी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जज उत्पात ने 20 जून की डेट दी अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए। अमित शाह जी नहीं आए। 26 जून की दी गई, फिर भी अमित शाह नहीं आए। फिर जज उत्पात का ट्रांसफ़र बॉम्बे हाई कोर्ट में हो जाता है। उसके बाद जस्टिस BH लोया को इस केस में जज बनाया जाता है। जस्टिस लोया के कोर्ट में भी अमित शाह जी पेश नहीं होते हैं। फिर 1 महीने के बाद जस्टिस लोया भी मर जाते हैं।
जस्टिस लोया के मरने के पीछे भी एक अजीबोगरीब कहानी है। 30 नवंबर 2014 को जस्टिस लोया अपने कुछ साथी जजेस के साथ नागपुर जाते हैं एक शादी अटेंड करने के लिए। देर रात गेस्ट हाउस में उनकी वापसी होती है और उसी रात उनकी मौत होती है। जस्टिस लोया की मौत को एक नेचुरल डेथ का नाम दिया गया, हार्ट अटैक बताया गया। जस्टिस लोया के दो दोस्त जो जजेस थे, उनका बयान ये था कि उनकी मौत 12:20 को हुई है रात में, पर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत का वक्त था 6:15। पर जस्टिस लोया की फैमिली को कॉल्स आना शुरू हो गए रात के 5 बजे से, और किसी एक आरएसएस के बंदे ने उनकी फैमिली को ये कॉल करके बताया था कि जस्टिस लोया की मौत हो गई है। 2017 में कैरावैन मैगजीन ने एक डिटेल रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जस्टिस लोया की फैमिली ने यह बताया कि जस्टिस लोया की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। जस्टिस लोया की फैमिली ने यह बताया कि उनके शर्ट पर खून के निशान थे, उनका चश्मा टूट गया था, उनका बेल्ट टूट गया था और उनके पैंट का हुक भी टूट गया था। उनकी फैमिली ने यह भी बताया कि जस्टिस लोया का सेकंड पोस्टमार्टम करना चाहते थे, पर उनके साथ रहे जजेस ने ऐसा करने से मना कर दिया। और उनकी फैमिली ने यह भी खुलासा किया कि जस्टिस मोहित शाह ने जस्टिस लोया को 100 करोड़ का ऑफर किया था इस केस में क्लीन चिट देने के लिए। अपोजिशन में रहे कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये बताया कि उस रात 2 जजेस जो जस्टिस लोया के साथ थे, उनकी भी मौत अजीबोगरीब तरीके से हुई है। 2015 में जज श्रीकांत खांडलकर को बिल्डिंग से फेंका गया और दूसरे जज ट्रेन के सफ़र के दौरान एक अजीबोगरीब तरीके से मारे गए। और आखिरकार बाद में अमित शाह जी को शराबुद्दीन इनकाउंटर केस में क्लीन चिट मिल ही जाती है। जोसेफ अपनी इस किताब में एक नौजवान मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि ये ऑफिसर इस फेक प्लान का हिस्सा कैसे बना। जोसेफ कहते हैं कि ये नौजवान ऑफिसर इस जाली मंसूबे से बेखबर था। वो जाली मंसूबा कुछ इस तरह से है। 21 अगस्त 2015 हाई सिक्योरिटी तैनात की जाती है रांची में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे लैंड होते हैं। कुछ घंटे पहले रांची पुलिस को मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर का कॉल आता है और उस कॉल में ये बताया जाता है कि वो एक टेररिस्ट को ट्रैक कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश से आया है और उसके साथ एक्सप्लोसिव्स बॉम्ब्स है और वो टेररिस्ट बुर्दवान हातिया पैसेंजर ट्रेन में आया है। रांची से पहले कीटा स्टेशन में रांची की लोकल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम एक बैग बरामद करती है, जिसमें 2 दर्जन जिलेटिन स्टिक्स, RDX, 6 क्रूड बॉम्ब्स, डेटोनेटर्स और टाइमर्स, केमिकल जैसे कि सल्फर, यूरिया, गन पाउडर, शोर मचाने वाले सुतली बॉम्ब्स और कुछ वायर्स। और ये बताया जाता है कि ये सब कुछ इंतजाम अली नामी शख्स से हासिल हुआ है, जो कि मोती मस्जिद के करीब रांची में अपना यूनानी हॉस्पिटल चलाता है। और तो और कहानी में ये भी जोड़ा जाता है कि एक कोडेड नोट हासिल होती है जिसमें कोड कुछ इस तरह से है NMO और AMTSH। और ये एक्सप्लोसिव दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के लोकल एडिशन रांची में रैप किया गया है और कुरान के कुछ कॉपीज भी हासिल किए गए हैं जो कि अलीम बुक डिपो दिल्ली से खरीदे गए हैं। NIA इस केस की जांच करती है और ये पता होता है कि उसमें RDX नहीं था बल्कि पोटेशियम क्लोराइड था। दिल्ली से आए अफसरान और लोकल पुलिस टीम को सच्चाई कुछ और ही पता चलती है और उसमें ये पता चलता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये जाली मंसूबा बनाया है और इंतज़ार अली इसके पीछे नहीं थे। दीपू खान जो कि एक मामूली सा क्रिमिनल है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक खबरी भी था। उसने ये बैग तैयार किया था मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के कहने पे। इस तरह से जाली मंसूबा बनाया गया मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए, ऐसा लिखते हैं जोशी जोसेफ अपनी ये किताब में। तो नाजरीन, ये कुछ झलकियाँ थी इस किताब की। दोस्तों, ऐसी किताबों का जिक्र हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती है, तो मैं ये चाहूँगा
कि आप ये बुक को प्रमोट करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।